क्या आपने लगा है कि जाति प्रथा शुरू से इसी थी? नहीं, जाति प्रथा एक फ्लेक्सिबल सिस्टम था जो साजिश के तहत शोषण के कठोर जाल में बदल गया और इस तरह बदला गया कि आज भी इतना गहरा मौजूद है कि खुद को जो जाति ऊंची मानती हैं वो भी आज ब्राह्मणों के घर पर हुक्का नहीं पी सकते। हाँ, डायरेक्ट सीधे नाम लेकर बात करूं, जाट लगा लो, यादव लगा लो, गुज्जर लगा लो, रोड लगा लो, कोई लगा लो, जो खुद ने ऊंचा मानना है वो किसी ब्राह्मण के घर हुक्का नहीं पी सकते। हरियाणा में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा और बाकी जगह तो हाल फिलहाल तो ये हाल है कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के लिए एक सर्वे पेश किया गया और उसमें बताया कि जब ऊंची जाति के लोग नीची जाति वाले के घर जाते हैं तो नीची जाति वाले सम्मान में उनके खड़े रहना पड़े है। पर अपने तो यहाँ पर वर्ण सिस्टम था नहीं, समाज तो 4 वर्णों में बट रहा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर ये वर्ण तो जाति को कर बन गई। वर्ण में तो सब बराबर थे पर ये ऊंच नीच करता आएगी। यह एक लंबी साजिश और संघर्ष की कहानी है जहां पर वर्ण कर्म आधारित था और जाति जन्म आधारित होगी। यह एक बड़े लंबे संघर्ष की कहानी है जो आप आज इस वीडियो में जानेंगे। शूद्राज इन एनिसेंट इंडिया की पुस्तक में रामशरण शर्मा जी लिखते हैं कि शूद्रों की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी थी। बेशक से उन जमीनों पर उनका मालिकाना हक नहीं था, लेकिन उन पर जो खेती बाड़ी का जो काम था वो शूद्र लोग किया करते। आज तक वर्णों की बात करते वक्त यह पढ़ाया जाता है कि शूद्र बाकी 3 वर्णों की सेवा करते थे। उसका मतलब ये नहीं था कि उनके पैर दबाया कर दे, मसाज कराया कर दे। उसका मतलब ये था कि शूद्र उन कामों में माहिर थे जो ताकत के काम हो, कृषि के काम लगा लो। बाकी 3 वर्ण अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। शूद्र वो सारे काम कराया करते जो एक संपूर्ण समाज का निर्माण कराया करते, संपूर्ण समाज का अच्छा होया करता, जैसे कि खेती का। क्योंकि खेती बिना अन्न नहीं पैदा होया करता और अन्न बिना तो राजा भी भूखा मर जाया करता, ब्राह्मण भी भूखा मर जाया करता, क्षत्रिय और वैश्य भी भूखे मर जाया करते। और हम जिस कास्ट शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका हिंदी रूपांतरण जाति है वो तो अपना है ही नहीं। कास्ट शब्द तो पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से लिया गया है जिसका अर्थ है प्रजाति या प्रजाति भेद। क्योंकि जाति शब्द का मूल संस्कृत भाषा में भी है जो जन धातु तो उत्पन्न होया है, जिसका मतलब है उत्पन्न होना, जन्म लेना, और इसके पाछे कठिन प्रत्यय लगने से जाति बन गए। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि हम जिस भाव में जाति शब्द का प्रयोग करते हैं वो संस्कृत वाली जाति शब्द नहीं करते, क्योंकि संस्कृत में तो इसका मतलब था जन्म लेना, उत्पन्न होना, और अपन जिस भाव से कर रहा वो है पुर्तगालियों के शब्द कास्टा, जिससे अंग्रेजी रूपांतरण में कास्ट बने और उससे फिर अपन जाति बनी। जब शुरू में पुर्तगाली यहाँ पे आए थे तो उन्होंने जटिल सामाजिक भेदभाव को देखकर कास्टा शब्द का प्रयोग किया था। पर एक बात तो क्लियर है, पुर्तगालियों ने जटिल सामाजिक विभाजन तो देखा ही था। यानी कि पुर्तगालियों के आने से पहले भी आपा समाज में तो बट रहे थे कि कोई ऊंचा है या नीचा है, ये शूद्र है, ये चमार है, ये दानक है, ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है। लेकिन समझते हैं इस वीडियो में कैसे ये विभाजन जातियों में बदल गया। देखो, कहा जाओ है कि 4 वर्ण ब्रह्मा जी के 4 हिस्सों से उत्पन्न हुए, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाजुओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से। पाखंड ने ये बताया कि ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए मतलब कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा ने नू तो पैदा नहीं करे, ब्रह्मा नू तो पैदा नहीं करे, लोग क्षत्रिय पैदा हो गया। सब ने पता है कि मनुष्य पैदा होने खातर क्या प्रक्रिया अपनाई जावे है और कुकर बालक पैदा हुआ है। और समझो बात इस बात ने कि वो ब्रह्मा कौन था। वहां पे ब्रह्मा था वो प्रकृति, वो समाज जिसका निर्माण मिलकर ये 4 वर्ण कराया कर दे। ब्राह्मण पूजा पाठ का, मंत्रों का और शिक्षा का काम कराया कर दे जो मुंह तक कराया जावा है। यहाँ तक कहा गया था कि ब्राह्मण तो मुख से पैदा हुए हैं। क्षत्रिय युद्ध में लड़ाया कर दे, बाजुओं की ताकत का प्रयोग कराया कर दे, इसलिए कहा था कि क्षत्रिय तो बाजुओं को रिप्रेजेंट कराया कर दे। वैसे दूर दूर जाके व्यापार कराया कर दे, चलने के लिए जंघाओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकृति की जांग माना गया था। और शूद्र सबकी सेवा करते थे, मेहनत वाला काम करते थे, वो काम करते थे जिससे 4 समाज साथ में चले, इसलिए उनको पैरों से उत्पन्न माना गया। पर जब सारे ब्रह्मा तो उत्पन्न हुए तो कोई खुद ने नीच क्यों समझेगा। किसी जाति विशेष के लोग पूछ कर देख लियो कि तुम नीच हो, मुझमा नाटेंगे। सब ने अपने इतिहास पर गर्व है, परंतु धीरे धीरे पाखंड ने और शिक्षा के अभाव ने दिखा दिया कि ब्रह्मा का जो ऊपरी हिस्सा पैदा हुए वो सर्वश्रेष्ठ है, जो नीचे का हिस्सा पैदा हुए वो नीच है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बता दूंगा एक क्रम अनुसार कि कुकर पाखंड और शिक्षा की कमी ने सिस्टम बनाया था। देखो, वर्ण सिस्टम इतना लचीला था कि उसमें अगर कोई ब्राह्मण वर्ण में थे अगली बार शूद्र बनना चाहे है उसकी पीढ़ी में थे तो शूद्र बन सका था, यानी कि ब्राह्मण का बेटा शूद्र बन सका था। अगर कोई शूद्र का बेटा ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो पढ़ाना चाहो था, वो शिक्षा देना चाहो था तो इजीली ब्राह्मण वर्ण में जा सका था, वो लचीला था। कोई क्षत्रिय है, उसका बेटा अगर व्यापार करना चाहो था तो वैश्य वर्ण में जा सका था। 4 वर्ण बराबर के थे। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि पाखंड ने इतना जोर पकड़ लिया कि उन्होंने लगन लग गया कि ब्राह्मण वर्ण तो सर्वश्रेष्ठ है,
और बाकी उनसे नीचे हैं। अक्सरियन लग गया कि उन तो ऊपर ब्राह्मण तो आगे, वो बाकी दोनों उनसे नीचे हैं, और इस क्रम में शूद्र को सबसे नीचे दिखा दिया गया। आत्म महत्वाकांक्षा में व्यक्ति सोचने लगे कि मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा बेटा क्षत्रिय ही बनेगा, और इस प्रकार जो शूद्र वर्ण में लोग थे उनका दूसरे वर्ण में जाना प्रतिबंधित हो गया। उनके विवाह प्रतिबंधित कर दिए गए कि आप लोग इस वर्ण से हो, इस वर्ण में शादी नहीं, क्योंकि जो अकुशल आदमी हो नहीं, जिसके पास कोई स्किल नहीं होती, कुछ नहीं होता, उसने नहीं लग गया करे कि मेरा काम में तो बहुत है सोराम और शूद्र में तो बहुत तकलीफ है। अकुशल लोग ज्यादा उत्पन्न होने लगे तो उन्होंने एक आनुवंशिक क्रम बना दिया कि ना मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा बेटा भी ब्राह्मण बनेगा, मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा बेटा भी क्षत्रिय बनेगा। शुद्ध वर्ण के लोगों का दूसरे वर्णों में शिफ्ट होना बंद हो गया, उनके ब्याह होने बंद हो गए, और इस सिद्धांत को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी पूर्णतः व्याख्यात किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि वर्णों से जाति बनने का पहला कदम आत्म घेराबंदी था। उनका कहना है कि ब्राह्मणों ने खुद को सर्वोपरि और विशेषाधिकार दिलाने के लिए आपस में वर्णों का विवाह वर्जित कर दिया, क्योंकि नियम तो उनने बनाने थे, वही पढ़ाया लिखाया करते। आप इस बात को कुछ इस तरह समझ सको कि जैसे लोहार ले लो, लोहे का जो काम करता हो, चमार ले लो जो चमड़े का काम करता हो, बढ़ई ले लो जो लकड़ी का काम करता हो, सुनार ले लो जो सोने का काम करता हो। ये कोई जाति थोड़ी है, ये तो उस व्यवसाय को दिखाती हैं कि जो लोहे का काम करता है वो लोहार, जो सोने का काम करता है वो सुनार। और फिर क्या हुआ, जो उच्च वर्ण थे उनमें आपस की घेराबंदी था, जो निम्न वर्ग थे उनमें असुरक्षा फैलेगी, यही प्रथा फैलती गई। सुनारों को लगने लगा कि वो दूसरों से उच्च है, ब्राह्मणों को लगने लगा वो दूसरों से उच्च है, जाटों को लगने लगा वो उनसे उच्च है, लोहार को लगने लगा कि वो क्यों चमार को अपने अंदर आने दे, जब उनको ब्राह्मण उनमें नहीं जाने देते। इस प्रकार उन्होंने अपने अपने घेराबंदी कर ली। जो सुनार का काम कर रहे थे वो सारे एक उसमें हो गए, जो लोहे का काम कर रहे थे वो सारे एक उसमें हो गए, और धीरे 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 ये जाति का विकास हो। और इस विखंडन को जीएस दुरिये सेगमेंटल डिवीजन के नाम से बताते हैं। कैसे किस प्रकार सेगमेंटल डिवीजन होया, जो मन तारलग इस आराम की लठमार बोली में आराम से समझाया है। फिर जोर पकड़ता है पाखंड और जातीय प्रदूषण। जो लोग शीर्ष पदा पे बैठे थे उन्होंने कहा कि आप तो मृत पशुओं से काम करते हो, चमड़े का काम करते हो, हम तो तारते सर्वश्रेष्ठ हैं, गंदगी में हाथ को मारा, आप तो सफाई का काम करते हो, यहाँ तक हम तो तारा हाथ को लावा, छुआछात नाम की बीमारी भी होती है। धार्मिक और राजसिक कानून बनाए जाने लगे कि इसने ना छुओ, इससे छूटा है पवित्र हो जाओगा, इसके साथ मिलो बैठो ना, इसका नू हो जाओगा, क्योंकि उन्होंने तो नियम बनाने थे, उन्होंने पालन करवाना था। हरियाणवी में एक कहावत भी है कि घर की बई काका लिखनिया, फिर डर किस। और लुई डोयमेंट इस सिद्धांत को प्रमाणिकता देते हैं कि किस प्रकार धार्मिक प्रदूषण और पाखंड फैल गया था, जो मैंने अपनी इस लठमार बोली में, प्यारी सी बोली में तारलग प्यार से समझाया है। और फिर जातियों को समझने के लिए या यूं कह लो बांटने के लिए पुर्तगालियों ने कास्टा शब्द का प्रयोग किया, जो अंग्रेजी का रूपांतरण होकर कास्ट बन गया। और यही बात नहीं, मैंने एक राजीव दीक्षित जी की वीडियो देखी थी जिसमें वो बताते हैं किस प्रकार अंग्रेजों ने इस जाति शब्द का प्रयोग किया और जातियों को ऊंच नीच में बांट दिया ताकि हम एक दूसरे तक घृणा करने लगे। वो पेरियार जाति का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि दक्षिण भारत में पेरियार बड़े आर्किटेक्ट लोग थे, उन्होंने ऐसे ऐसे मंदिरों का निर्माण किया है कि अपने पास खड़े हो गए आवाज देवा तो साइड वाले भी नहीं सुने, और एक कदम पीछे हटकर आवाज सुना तो 3-4 किलोमीटर तक वो आवाज जावे। वो बड़े आर्किटेक्ट लोग थे। जब उन्होंने अंग्रेजों ने जातिगत आधारित जनगणना शुरू करी तो उन्होंने जातियों को ऊंच नीच में बांट दिया। ऊंच नीच में इस कदर बांटा कि पेरियार लोगों को शूद्र दिखा दिया, सबसे निम्न जाति में दिखा दिया। उनका मानना था कि जब किसी उच्च वर्ग के लोगों ने निम्न जाति में दिखा दोगे तो उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो खत्म हो जाएगी, और महत्वाकांक्षा खत्म होगी तो 3-4 पीढ़ियों के बाद उनका जो कौशल है उसका विनाश हो जाएगा। कौशल का विनाश हो गया तो पेरियार लोग आज भी शूद्र गिने जाए हैं, उनका वो आर्किटेक्ट वाला सिस्टम खत्म हो गया जिससे वो मंदिरों का निर्माण कराया कर दे। इसी प्रकार अन्य जातियों को लभी होया होगा, इसी प्रकार जाटों के साथ, वैश्यों के साथ, बनियों के साथ, कुम्हार, लुहार और पता नहीं कितनी जातियां हैं। उस टाइम कम है कि 1600 प्लस कुछ जातियां दिखाई गई थी, पर आप तो सारे 35, 36, 40 जातियां ने जाना है। पूरा भारत में 1600 प्लस जाति। उन्होंने पूरी कोशिश करी किस प्रकार जातियों में इनको बांट दिया जाए, और फिर ये आपस में एक दूसरे तक घृणा करने लगे, क्योंकि उच्च वर्ग वाला तो निम्न वर्ग से घृणा करेगा ही, और उच्च कौन है, सब हैं तो इंसान ही। MS श्रीनिवास का विचार है कि आधुनिक लोकतंत्र में जाति सिर्फ वोट बैंक बन के रह गई है। खुद को राजनीतिक फायदे के लिए जातियों ने संगठित कर लिया, वो उस नेता पर ही फोकस करने लगे जो उनकी जाति का है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो इस बात से कोई मायने नहीं है। और आज भी यही प्रथा चलन लग रही है, क्योंकि सब ने बेरा है कि प्राचीन काल तक ही शासन करने वालों ने जातियों में बांट कर, वर्णों में बांट कर आग में घी डालने का काम कराया था, हमेशा तक ऊंच नीच दिखाते आए हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जाति को पहचान का कानूनी अधिकार बना दिया, और वो कानूनी अधिकार आज भी चलता आने लग रहा है। हम समझते हैं, जाट समझे हैं कि हम बाकिया तो ऊपर हैं, ब्राह्मण समझे हम तो सब तो ऊपर हैं, चमार समझे कि हम दानक और वाल्मीकि समाज तो ऊपर हैं, लेकिन है तो इंसान ही।
कुछ बीच में पाखंड ने जोर पकड़ा, धार्मिक कर्मकांड का जोर ज्यादा होया, ब्राह्मण का बेटा बेशक है ज्ञानी हो, वो ब्राह्मण वर्ण में ही रहोगा, उस तो ब्राह्मण जाति का निर्माण हो गया। लोहार का बेटा बेशक कितना स्किलफुल हो, वो ब्राह्मण वर्ण में नहीं जा सकता था। तो उनकी भीतरता ने ठेस पहुंची और उन्होंने अपनी रीज को पुगाने के लिए, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उच्च वर्ग ने तो अपना न्यारा घेराबंदी कर ली और निम्न वर्ग ने खेत में अपनी न्यारी घेराबंदी कर ली। जब वह लोग संगठित हो रहे हैं तो हम क्यों नहीं हो रहे, और इस प्रकार वर्णात्मक जातियां का निर्माण हो गया। उम्मीद है कि आप इस बात में समझ गए होंगे किस प्रकार वर्णात्मक जाति विभाजन हो गया और इसमें अंग्रेजी सरकार का कितना हिस्सा है। हाँ, भेदभाव तो पहले भी था, बहुत तगड़ा भेदभाव था, लेकिन जो आज अपने भीतर में एक दूसरे के प्रति भेदभाव है, घृणा है, वो अंग्रेजी सरकार की देन है, ऊपर तय राजनीतिक लोगों की देन है। क्योंकि राजनीतिक फायदे उठाने के लिए जातियां लामबंद होने लगी और उसका फायदा या नुकसान जाने बिना ही सिर्फ अपनी जाति पर फोकस करने लगी। वोट देनदारी भी जाति देखा है, अरे नेता चुनना है जीजा थोड़ी ही। और अपना कल्चर और मोटिवेशन तो जुड़े रहने के लिए फॉलो कर लो शिवरान स्पीक्स।